सतेंद्र सिंह जी, पहले तो ये बताइएगा कि वनवासी कल्याण आश्रम काम क्या करता है, थोड़ा ऊंची बात। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। वनवासी कल्याण आश्रम जनजाति समाज जीवन का एक यज्ञ के रूप में कार्य कर रहा है। उद्देश्य जनजाति समाज का धर्म, संस्कृति, परंपरा, पर्व, त्योहार, रीति रिवाज, संस्कार सबका संरक्षण करते हुए उनका विकास के लिए विभिन्न प्रकार का प्रकल्प के द्वारा उनका सब विकास करना, ये वनवासी कल्याण आश्रम का उद्देश्य है। प्रारंभ में ये कार्य करना बड़ा कठिन था। 26 दिसंबर 1952 को छात्रावास और विद्यालय से यह काम प्रारंभ हुआ। उसमें समस्या आ रही थी, क्योंकि उस समय देश आज़ाद हुआ ही था, कुछ वर्ष हुआ था, तो जगह जगह पर चर्च का, ईसाई मिशनरियों का बहुत बोलबाला था। कार्य करने में कठिनाई आती थी। लेकिन कल्याण आश्रम संस्थापक पूज्य बाला साहब देश पांडे जी ने इसको बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य को लेते हुए धीरे धीरे करके एक कार्य को अनुकूल स्थिति में लाया। 1978 में कल्याण आश्रम का अखिल भारतीय स्वरूप हुआ और संपूर्ण देश में कल्याण आश्रम का काम प्रारंभ हो गया। अभी वर्तमान में कल्याण आश्रम का 14 आयाम, शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्रावास, ग्राम विकास, ऐसे करके आयाम चलता है। ऐसे 14 आयाम है, उसके माध्यम से अपना काम चल रहा है। अभी 750 प्रकार के जनजातियां हैं, उसमें लगभग अधिकांश जनजातियों में अपना काम, संपर्क और काम चल रहा है। अभी जैसे ये हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, यहाँ जनजाति समाज के लोग रहते नहीं हैं, लेकिन वनवासी, ग्रामवासी, नगरवासी, हम सब भारतवासी हैं। जनजाति के समस्या संपूर्ण देश की समस्या है। ऐसा करके यहाँ पर नगरीय कार्य चलता है। और ये हरियाणा प्रांत में 2 अपना छात्रावास चलता है, भिवानी में और फरीदाबाद में। ऐसा करके अपना काम समाज के सहयोग से ये संपूर्ण देश में चल रहा है। कल्याण आश्रम का काम सरकार के सहयोग से नहीं, समाज के सहयोग से चलता है। ये जो एक डीलिस्टिंग का एक मुद्दा आपने उठाया है, ये बड़ा नया मुद्दा है, तो इसके बारे में बताइएगा विस्तार से, आखिर है क्या ये घटना कुछ साल पहले की है। जब देश आजाद हुआ तो उस भारत का संविधान बना और उसमें एक शब्द आया नया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति एससी समाज यानी हरिजन समाज, और अनुसूचित जनजाति एसटी समाज, इसके लिए आया। देश की आज़ादी में जनजातियों का बहुत बड़ी भूमिका है। अगर कहीं अधिक संघर्ष करना पड़ा है अंग्रेजों को, तो वह जनजाति क्षेत्र में हुआ है। तो जनजाति समाज गांवों में, वनों में रहने के कारण थोड़ा उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी शिक्षा दीक्षा में कमजोर रहा है। तो भारत सरकार ने संविधान में उसकी आरक्षण की व्यवस्था बनाया। ये तो आगे चल करके इसी के आधार पर वो आरक्षण का हुआ। लेकिन 1967 में एक कांग्रेस के बड़े लीडर डॉक्टर कार्तिक उरांव, उनको चुन करके पार्लियामेंट में आए और उन्होंने एक अध्ययन किया कि संविधान में जो जनजाति समाज के आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वो लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसा करके उन्होंने पूरे देश में अध्ययन किया, घूम करके, यानी 1947 से 1967 तक का 20 बरस का इतिहास को उन्होंने अध्ययन किया और उसमें पाया कि इसमें अधिकांश लाभ तो जो धर्मांतरित हो गए हैं वही लोग ले रहे हैं। वही लोग मजिस्ट्रेट, IAS, ज्यादा वही लोग बन रहे हैं। अपने जो मूल संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, इनको तो बहुत कम ही लाभ मिलता है। यानी वो एक तो अल्पसंख्यक का भी लाभ ले रहे हैं, दूसरा जनजाति आरक्षण भी ले रहे हैं, दोनों प्रकार का ले रहे हैं। इसलिए उन्होंने वहां का उस समय के जो लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, ऐसे 348 सांसदों का हस्ताक्षर करवाया कि ये जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं ये रुकना चाहिए। इसके लिए एक संयुक्त समिति बनी और उसमें एक इसको अध्ययन करके ये विचार आया, प्रस्ताव आया कि जो जनजाति से
धर्मांतरित होकर के ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं, उनको जनजाति का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव आया। वो उनको अल्पसंख्यक का लाभ मिले, जो भारत सरकार का देन है वो मिलता रहे, उसमें हमारा कोई अड़चन नहीं है, लेकिन अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ऐसा करके प्रस्ताव हुआ। लेकिन क्या है, मैं सही सब बता रहा हूं, चारों तरफ से इंदिरा गांधी उसमें प्रधानमंत्री थी, उनको चारों तरफ से, विदेश से भी, चर्चों से भी संदेश आने लगा कि ये जो संयुक्त समिति का प्रस्ताव है, डॉक्टर कार्तिक कोना का प्रस्ताव है, ये पार्लियामेंट में पास नहीं होना चाहिए, कैबिनेट में पास नहीं होना चाहिए, और ये बहुत बड़ा, यानी चर्च समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, सारी व्यवस्थाएं रुक जाएगी, ऐसा करके एक आया, रुक गया। बाद में कार्तिक बाबू वो गुजर गए। अब एक जनजाति समाज का एक मंच है, जनजाति सुरक्षा मंच, उन्होंने 2006 में गठन किया, और इस यानी जो संयुक्त समिति का था, कार्तिक बाबू का ये जो प्रस्ताव था, उसको लेकर के आंदोलन शुरू किया। प्रारंभ में उन्होंने 28 लाख लोगों का हस्ताक्षर कराए, और उस समय के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को उन्होंने सुपुर्द किया, उनको भी आश्चर्य हुआ। डिलिस्टिंग को लेके आगे की क्या रणनीति है उसके बारे में? हाँ, तो ये जगह जगह पर हुआ, फिर जिला में, राज्यों में रैलियां हुई, लेकिन मुख्य चीज है कि यहाँ कैबिनेट में पहुंचना। इसलिए एक विचार हुआ, सुरक्षा मंच ने विचार किया कि हम दिल्ली में इसका एक रैली करेंगे। यह तय करके 24 मई को ये दिल्ली का तय हो गया। अब 2 लाख लोगों को आना है, तो 2 लाख के लिए लाल किले का मैदान चुना गया, और वो कार्यक्रम होगा पूरे देश से, अपनी व्यवस्था से लोग आएंगे, कोई गाड़ी से लेकर के नहीं आएगा, सब ट्रेन का भाड़ा दे करके, बस का भाड़ा दे करके, अपनी व्यवस्था से सब लोग आने वाले हैं, और फिर 24 तारीख कार्यक्रम होगा, फिर अपनी व्यवस्था ही चले जाएंगे। ऐसा उस समय ज्ञापन हम प्रधानमंत्री को देने वाले लोग हैं, गृह मंत्री को देने वाले हैं, राष्ट्रपति महोदया को देने वाले हैं, विदेश मंत्रालय को भी देने वाले हैं, ऐसा करके वो ज्ञापन दिया जाएगा। ऐसा इसलिए प्रदर्शन जब दिल्ली के अंदर किए जाते हैं तो प्रशासन उन्हें रोकने का प्रयास करता है, तो क्या आपको भी लगता है आपको रोकने का प्रयास किया जाएगा? एक नंबर, अगर रोकने का प्रयास किया जाता है तो आपकी क्या रणनीति? देखिए, हम इसको तो नहीं कह सकते हैं कि प्रशासन क्या करेगा, लेकिन रोकने का प्रयास करेगा, तो ये एक आजादी है। जनजाति समाज बलिदान दिया है, तो इसके लिए बलिदान देगा, उस रुकावट को, बाधाओं को पार कर करके आगे बढ़ेगा।